बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज का दिन बहुत ही अहम है, पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत ही अहम है, सियासी और पार्लियामेंट की तारीख के लिए बहुत ही अहम है, पाकिस्तान की अदालती तारीख के लिए बहुत अहम है, और ख़ुसूसन वो तमाम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आज से उस खदशे का जो इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने और उन तमाम लोगों ने जो कोशिश करते रहे कि किसी तरह हुकूमत को बचाया जा सके, वो हुकूमत को बचाने का मकसद नहीं था, बल्कि उन तमाम जो इक़दामात उठाने हैं इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं और उन तमाम कवानीन को बुलडोज़ कर दिया जाएगा राजा साहब, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और सबसे अहम जिसको पाकिस्तान की और जब भी सियासत की तारीख़ लिखी जाएगी, इन किरदारों के नाम जो हैं वो यकीनन स्याह हरूफ में लिखे जाएंगे कि किस तरह इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया। और जो लोग इस वक्त नज़रिया ज़रूरत की बात करते हैं कि हमने नज़रिया ज़रूरत के तहत जमहूरियत को बचा लिया, आइन को बचा लिया, उन्हें सिर्फ अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। क्योंकि राय साहब, इस मुल्क के अंदर हमने वो वक्त देखा है जब अदालतों में फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है एक शख्स के ऊपर और वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। शायद ये दुनिया की तारीख़ का पहला किस्सा होगा कि जब लोग सड़कों पर आकर कहेंगे कि आपके वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तो फ़र्द जुर्म उस पर आयद है और वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। तो इसकी मिसाल इंसान की तारीख़ में राय साहब दूर दूर तक नहीं मिलती। और ये भी बहुत अजब वक्त है कि जब शायद खाकान अब्बासी से पूछा जाए कि जनाब प्रोसिक्यूशन क्या उन तमाम केसेस को जो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ होंगे, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ होंगे, बाकायदा फ़ॉलो करेगी, तो उस पर उन्होंने कहा छोड़ें जी, केसेस कौन से, सिर्फ झूठ का परंदा था। तो ये राय साहब एहतसाब है, ये इस मुल्क के साथ होने जा रहा है। और आज जब इजलास होगा, और यकीनन ये पाकिस्तान की आवाम आज के दिन को कभी नहीं भूलेगी। कल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया, वो इसलिए भी अहम था क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल दे दी है। और अब ये कॉल एक हड़ताल की कॉल नहीं है, बल्कि एक कौम जो सोई हुई है उसे जगाने की कॉल है। और अब ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो सिर्फ इकट्ठे हुए अपने मफादात के लिए, और नज़रिया ज़रूरत राय साहब ये है जिसके लिए इकट्ठे हुए, या फिर ये पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। क्योंकि इमरान खान ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहा है। क्योंकि केसेस अगर मंतकी अंजाम तक राय साहब पहुँच जाते तो शायद आज हम ये बैठ कर बहस ना कर रहे होते। हालात अब ये राय साहब कि खान साहब लोगों में जा रहे हैं और ऑप्शंस की बात की जा रही है। क्या ऑप्शंस हैं? इस्तीफ़ा, उन्होंने इनकार कर दिया, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, क्योंकि एक रास्ता था तमाम अपोजिशन को कि शायद वो कुछ चंद लोगों को बराए नाम की अपोजिशन बनाकर दूसरी तरफ बैठा देते और फिर इस तरफ से मर्जी के कवानीन जो है पास होते। राजा साहब, क्या ऑप्शंस हैं? कितनी देर हुकूमत ये सस्टेन कर पाएंगे? कौन कौन से कवानीन को बुलडोज़ किया जाएगा? पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस वक्त क्या सोच रहे हैं? और फिर जो ग्रेटर फोर्सेस हैं, अब मैं सिर्फ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की बात नहीं करता, ग्रेटर फोर्सेस जो स्क्रिप्ट लिखा गया, किरदार अपने स्पॉट पर जाकर अपना जो एक्ट है उसे किस तरह प्ले करते हैं और फ्यूचर में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, इन तमाम चीज़ों का फैसला किया जा रहा है। राय साहब, कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? देखिए हाशमी साहब, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। खेल तो बहुत से हवालों से अभी शुरू हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स पढ़ रहा था और देख रहा था। जब इस केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमारे बारे में सोशल मीडिया पर बड़े नेगेटिव कमेंट्स हो रहे हैं, बड़े मनफी तबसरे हो रहे हैं कि हमने केस में फ़ैसले में ताख़ीर कर दी। और उस वक्त ये कमेंट्स कौन कर रहा था, ये कैंपेन कौन चला रहा था? जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल है जिसको वो हेड करती हैं, वो असल में अदालतों पर दबाव डाल रहा था, सोशल मीडिया सेल, कि जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करे और अपोजिशन के हक़ में फ़ैसला कर दे। इस वक्त तो आइन को पामाल कर दिया गया, यानी इस किस्म का तासुर दिया जा रहा था। अब इस जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं जिन्होंने इस तनकीद से घबरा कर
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जिस खत को धमकी आमेज करार दिया गया था उसका जायज़ा लेना मुनासिब नहीं समझा। बाबर अवान ने यह कहा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जिस खत को धमकी आमेज खत करार दिया गया ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। फिर अटॉर्नी जनरल ने भी ये ऑफ़र की, लेकिन उस वक्त तो उनको बड़ी परवाह थी कि बड़ी तनकीद हो रही है कुछ हलकों की जानिब से। लेकिन जो पिछले 36 घंटे गुजरे हैं, पिछले 36 घंटे जो गुजरे हैं, क्योंकि एक दफ़ा अदालत का जब फैसला आ जाता है तो फिर वो अवाम की मलकियत होता है, फिर अवाम उस पर तबसरे कर सकते हैं, तज्ज़िये कर सकते हैं। अब इस फैसले के आने के बाद पिछले 36 घंटे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद हो रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जानते हुए भी कि ये एक धमकी आमेज़ ख़त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश है, पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश है, इस हवाले से हुकूमत हर किस्म के शवाहिद देने के लिए तैयार है। और ये भी जानते हुए, इन हक़ाइक़ का इदराक करते हुए भी कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी है और वो अगले इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, तो ये एक ऐसा फ़ैसला सबसे अच्छा हो सकता है कि जिससे कौम तकसीम ना हो, आवाम तकसीम ना हो और इलेक्शन की जानिब चले जाएं। वो अल्टीमेटली अपोजिशन के लिए भी और उनके सपोर्टर्स के लिए भी एक काबिल कबूल फ़ैसला होता। और मीनवाइल कम से कम अगर इस किस्म का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी करना था तो इस ख़त की तहकीकात के हवाले से बात ज़रूर की जानी चाहिए थी, जो बिल्कुल भी नहीं हुई। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी कोई बात नहीं की गई। और जो फ़ैसला आया उसके पैराग्राफ्स आप देखें तो वो तो ऐसे लगता था कि बिल्कुल हुकूमत को बाउंड किया गया हर तरीके से कि आपने 10:30 बजे इजलास बुलाना है, इजलास मौखर नहीं हो सकता जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग मुकम्मल ना हो जाए और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब ना हो जाए। तो इस किस्म की जो डायरेक्शंस थी उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। अब ज़रा चीफ़ जस्टिस साहब और जो जज साहिबान हैं अगर वो सोशल मीडिया देखते हैं जैसे उन्होंने पहले कहा, तो अब भी ज़रा देख लें और आम लोगों की राय भी देख लें कि इस फैसले के मुतल्लिक क्या राय आई है। अब दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, यहाँ बहुत से लोग कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने खिताब में इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन हमने आपको बताया था इसी प्लेटफॉर्म पर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस्तीफ़ा देने का कोई इरादा नहीं है और वो किसी सूरत भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। अब 2-3 ऑप्शंस जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयर किया था जिसमें कोई 98 अरकान मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, तो 2-3 ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेबल पर मौजूद थे। उनकी अपनी जो कानूनी टीम से मुलाकात हुई, अपनी जो आइनी टीम थी उससे मुलाकात हुई, तो उसमें एक ऑप्शन तो ये था कि सदर के पास इस किस्म के अख्तियारात होते हैं कि कुछ दिन के लिए ये वोटिंग जो है ये टाली जा सकती है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जा सकती है, मिसाल के तौर पर एमरजेंसी की, क्योंकि ये एक बैरूनी साजिश है और ये साबित हो चुका है बैरूनी साजिश है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में। तो इसलिए इस किस्म के किसी आइनी शेख का सहारा लिया जाए और ऐवान सदर से कोई हुक्मनामा जारी हो जाए, कोई सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो जाए और कोई इस किस्म का काम हो जाए कि आप कह सकते हैं कि एमरजेंसी टाइप। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मशवरा दिया गया था। फिर प्राइम मिनिस्टर को ये भी मशवरा दिया गया था, जैसे हमने कल ही खबर ब्रेक की थी, कि ये केपी असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे और आज देख लें कि ये तहरीक अदम एतमाद केपी असम्बली में भी लेके आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को ये भी मशवरा दिया गया कि पंजाब और केपी की हुकूमतें फ़िलहाल बचाने के लिए कुछ कानूनी शिकों का सहारा लेकर गवर्नर राज लगा दिया जाए वहाँ पे। लेकिन राय साहब, केपी का ये भी क्लियर कर दें, वहाँ पे इसलिए नहीं लाए कि वहाँ पे इनकी कोई अक्सरियत है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है इसलिए कि शायद उन्हें खतरा है कि ये खुद ही से समझिए तोड़ दें। जी हाँ, वो इसी वजह से। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी जो आइनी टीम है उससे मशावरत कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन फिर ये आया कि जब ये इजलास शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि उस वक्त तक, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती उस वक्त तक इजलास मौखर ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ 24 घंटे ही इजलास चलता रहे। तो फिर एक तजवीज़ ये भी आई कि शाह महमूद कुरैशी जो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करते हैं वो एक लंबी सी तकरीर करें, क्योंकि चौथे नंबर पर है ये तहरीक अदम एतमाद
कल के कौमी असम्बली के एजेंडे में। उससे पहले बहस होगी इस तहरीक अदम एतमाद पर। तो अगर हुकूमत के तमाम अरकान कौमी असम्बली को ये मौका दिया जाए कि वो तकरीरें करें, 2-3 घंटे तो शाह महमूद कुरैशी आराम से ले सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है 2-3 घंटे की तकरीर करना। इसी तरह श्री मज़ारी भी लंबी तकरीरें करने की माहिर हैं। तो ये एक तजवीज़ दी गई कि लंबी लंबी तकरीरें की जाएँ और फिर इसी तरह ये मामला चला जाए रात तक। और आगे चूँकि संडे आना है तो तहरीक अदम एतमाद पर फिर संडे को तो इजलास हो नहीं सकता, तो ये मंडे तक चली जाए वोटिंग। और संडे को इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है कि इशा के बाद लोग निकलें। अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो खिताब है उसमें देखें 2-3 चीज़ें तो उन्होंने वाज़े कर दी। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे ये हुकूमत जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लंदन चले जाएंगे, उनके जो करीबी लोग हैं वो भी लंदन चले जाएंगे या बैरून मुल्क चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि वो सड़कों पर निकलेंगे, पब्लिक में निकलेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर 2 चीज़ें उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में जो और बताई, जिसकी वजाहत आना बड़ा ज़रूरी है, कि अमरीकी सफारत खाने के जो एहलकार हैं वो PTI के मुनहरिफ अरकान से भी मिलते रहे और PTI के ऐसे अरकान से भी मिलते रहे जिनको मुनहरिफ करने की कोशिश की गई लेकिन वो मुनहरिफ नहीं हुए। तो ये अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर कौम से खिताब करते हुए ये सब कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो ISI है, DG ISI की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले। तो बहुत अहम मुलाकात थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था उस हवाले से यकीनन DG ISI से बात की होगी और इस हवाले से भी बात की होगी कि ISI को जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था या अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ISI अपना तहरीरी कोई बयान वहाँ पर सबमिट करवा सकती है, क्योंकि ISI की भी ये जिम्मेदारी है कि इस किस्म की साजिशें हैं तो उनको रोके। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाक अफवाज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसी तरह हमारी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारा दफ्तर ख़ारजा है, तो ये जो रियासत के तमाम ऑर्गन्स हैं इनका काम होता है कि फ़ॉरेन इन्वेजन को रोकना। तो ये एक बैरूनी हमला है, लेकिन इसको रोकने के लिए तो इदारे बिल्कुल खामोश रहे। बहुत मिस्टीरियस बात है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर आप ये नाकाम बना सकते हैं तो आप नाकाम बना लें ये मूव। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई फ़िज़िकल लड़ाई तो नहीं करनी थी कि वो कहा जाता कि आप नाकाम बना लें। ज़ाहिर है जब उनके अरकान को तोड़ लिया गया, उनके इत्तेहादियों को तोड़ लिया गया, जब पैसा चल गया, जब मुख्तलिफ़ जगहों से इशारे आ गए, जब हवाओं का रुख तब्दील हो गया और हवाओं का रुख तब्दील कर दिया गया, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बिल्कुल तनहा कर दिया गया। और एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इतनी ज़्यादा क़ुव्वतें अंदरूनी बैरूनी, फिर उनके अपने इत्तेहादी, फिर मुनहरिफ अरकान, फिर इतना पैसा, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिरी वक्त तक फिर भी हार नहीं मानी। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूँगा, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिरी गेंद तक खेलने का फ़ैसला किया। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ये ऑप्शन भी मौजूद था कि एक बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान कर देते, यानी जैसे उन्होंने पहले परेड ग्राउंड में एक जलसा किया, वो तो एक सिर्फ ग्राउंड में था ना, एक बहुत बड़े जलसे का या एहतजाज का ऐलान कर देते, रेड जोन में कर देते, तो ये वोटिंग नहीं हो सकती थी हाशमी साहब। फिर ये इतना बड़ा एहतजाज होता कि यहाँ हमारे इदारे अपनी जो भी आप ये कह लें कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है और कुछ हल्के इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा भी करते हैं, तो अपनी तमाम जो पहले वाले मामलात थे उनको रिकन्सिडर करने पर मजबूर हो जाते। ये इतना ज़बरदस्त एहतजाज हो सकता था क्योंकि अवाम में बहुत ही गम व गुस्से की लहर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज भी खिताब में ये वाज़े किया कि वो उस हद तक नहीं जाना चाहते और उस हद तक कभी नहीं जाएंगे जहां उनके उस मुल्क को नुकसान पहुंच जाए जिस मुल्क की उन्होंने खिदमत की है और जिस मुल्क को बनाने के लिए, संवारने के लिए उन्होंने 22 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई है और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, तो फिर 6 जो नाम है अरकान कौमी असम्बली के, जो एक पैनल ऑफ चेयर बना था कि वो कोई सुपरवाइज़ कर सकते हैं इजलास को,
लेकिन हमारी इत्तला ये है कि आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए तो फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ चाहे तहरीक अदम एतमाद पहले से आई हो तब भी स्पीकर प्रिजाइड कर सकता है उस इजलास को। तो जो सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी वो तो हुकूमत ने पूरी कर दी, इजलास बुलाया गया, लेकिन जो ऑप्शन कानूनी और आइनी हैं वो अभी भी हुकूमत इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह आप ये कह लें पुरज़्म भी है। और इसमें बहुत अहम बात ये भी है कि हुकूमत की सच्चाई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, ये जो एक धमकी आमेज़ मरासला है इस हवाले से कि हुकूमत तो एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाने के लिए तैयार है और उसने ये अनाउंसमेंट भी की कि हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपोजिशन, हमारे इदारे, हमारी अदलिया, ये सब उस जानिब आते ही नहीं हैं। ये भी नहीं कहते कि ये धमकी आमेज़ खत नहीं था, ये भी नहीं कहते कि ये साजिश नहीं थी, लेकिन साथ ही उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हम हुकूमत में आ रहे हैं तो हम ख़त खुद ही देख लेंगे। तो अभी देख लेना, अभी जब हुकूमत चली जाएगी इसी खत की बुनियाद पर तो फिर वो टाइम रिवर्स होगा। मतलब आप खुद खत देख लेंगे, क्या मतलब है? अभी तो फिर वो टाइम तो रिवर्स नहीं होगा ना, फिर हुकूमत तो वापस नहीं आएगी। राय साहब यही तो पूरी गेम थी, यही तो बसात बिछाई गई थी। मैं चाह रहा था कि हम ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और फिर इमरान खान अवाम के पास जा रहे हैं और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के ऊपर भी के हवाले से भी बहुत की। उन्होंने कहा मुझे मायूसी हुई इस फैसले से, आनन फानन फैसला आ गया, जो काम स्पीकर ने किया और एक साजिश के तहत पार्लियामेंट में बाकायदा जो हुआ उसे आपने रिवर्स कर दिया 4-5 दिन के अंदर ही। लेकिन हमारा केस मुनहरिफ अराकीन का आपके पास पेंडिंग पड़ा है, उस पर कोई फैसला नहीं आया, उस पर इंसाफ सोया हुआ है, अदालतें खामोश हैं और इंतज़ार किया जा रहा है। राज साहब इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ये जो आमिर खान साहब MQM का जो बयान आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिलचस्प है, इसको भी हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। वो ये कहते हैं कि पूरी कौम को अंडे और मुर्गी के पीछे लगा दिया गया, कराची की माशी पॉलिसियों पर हमारे से झूठे वादे किए गए। अब मुझे एक बात बताएं कि सिंध की तरक्की का ताल्लुक 18वीं तरमीम के बाद वफाक से किस हद तक है? इन्होंने तो वहाँ पे बसें भी प्रोवाइड की और बहुत सारे काम जो हैं वो हुकूमत करना चाहती थी और वफाक का जो पैसा देती थी इनके हिस्से का वो कभी भी नहीं लगा। तो ये किसको सुना रहे हैं? कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सिंध में तरक्की नहीं हुई, इसकी ज़िम्मेदार भी वफाक है? कोई हैसियत नहीं है आमिर खान की एक ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आमिर खान किस खेत की मूली हैं? शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आसिफ अली जरदारी पर 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस है। दोनों की गिरफ्तारियां होने वाली थीं, दोनों ज़मानतों पर हैं, दोनों अपनी पेशियों पर इल्तवा ले रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करें कि ये लोग अब हुकूमत में आएंगे और एक ऐसा शख्स हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो कि सिर्फ 2 दिन पहले तक अदालत की मिन्नतें कर रहा था कि मुझे 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी से इल्तवा दे दें। तो क्या ये चीज़ पाकिस्तान की अदालतों को नज़र नहीं आ रही? क्या ये चीज़ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नज़र नहीं आती? यानी आवाम से तो ये हक़ाइक़ नहीं छुपाए जा सकते ना, आवाम को तो मालूम है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 14 जमातों का ये जो मलगूबा बनाया गया, इन 14 जमातों को हुकूमत में आप कैसे एडजस्ट करेंगे? क्यों पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि ये 14 जमातें किस तरीके से आपस में वजारतें बांटेंगी, किस तरीके से आप ये कह लें कि पाकिस्तान के वसाइल की बंदर बांट करेंगी? तो मुल्क कैसे आगे चलेगा? यानी मुल्क के आगे जाने की अब राह हमें समझाएं कि ये 14 जमातें जो मुख्तलिफ नज़रियात की हैं, जो सिर्फ इस वजह से इकट्ठी हुई कि एक बैरूनी साजिश के नतीजे में हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। एक नुक्ते पर 14 मुख्तलिफ सिमतों में सियासत करने वाली जो जमातें हैं वो इकट्ठी हो गई। किस लिए इकट्ठी हुई हैं? मतलब इसलिए इकट्ठी हुई हैं कि हम सब फिर दोबारा से इक़्तिदार में आएंगे और फिर इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। जिस तरह से ये सब कुछ पहले एक बंदर बांट होती रही है इन्हीं जमातों के इत्तेहादों में, तो फिर क्या ऐसे हल्के, मैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी इशारा कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि हम बहुत मुहिब वतन हैं और हमने 70 साल से 73 साल से जो हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हमारा सियासत पर असर व रसूख है, इनके साथ आप बैठें तो ये ब्रीफिंग्स में यही बताते हैं
कि हमारा असर व रसूख इस वजह से है कि अगर हम असर व रसूख इस्तेमाल ना करते तो हमारे सियासतदान इस मुल्क को बेच खाते। ये इस तरह की बातें करते हैं। तो अब क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि किस किस्म के लोग एक बैरूनी साजिश के नतीजे में इक़्तिदार में आने वाले हैं और इक़्तिदार में आ सकते हैं, जिनके सर से लेकर पाँव तक जो करप्शन के इल्ज़ामात में लुथड़े हुए हैं, जिनको अदालतें सज़ाएँ भी सुना चुकी हैं, जो जेल में जा चुके हैं, जो तहकीकाती इदारे कोई इंडियन तहकीकाती इदारे तो नहीं थे, पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे थे जो उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करके शवाहिद सामने ला चुके हैं। ऐसे भी हैं जिनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। तो जिनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है वही अब हमारे सर पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, 22 करोड़ आवाम के सर पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ज़ामिन हैं और सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ज़ामिन कहलवाते हैं, इस पर बड़ा फ़ख्र भी करते हैं, वो इस पूरे मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं, खामोश किरदार बने हुए हैं और देख रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के ऊपर किस तरह से बैरूनी एजेंडे के तहत हुक्मरान मुसल्लत किए जा रहे हैं। राय साहब, मामला यहाँ पर यह है कि जो मायूसी का इजहार किया वज़ीर आज़म ने, इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर दूसरी बात, राय साहब आपने अगर नोट की हो, जो शरीफ ख़ानदान है वो अदालत के फ़ैसलों को जो मौका महल से बदल कर और इसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल करके सामने पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि अदालत ने सबूत देखे हैं। राय साहब, कौन से अदालत ने सबूत देखे हैं? वो तो कहते रह गए, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं कि ये पॉलिसी मैटर है, हमें इसमें मत घसीटें, हमने नहीं देखना। गो के जो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर बाकायदा वो जो मीटिंग मिनट्स थे वो भी रखे गए, लेकिन असल ख़त क्या था वो पेश नहीं हो सका क्योंकि अदालत इंटरेस्टेड नहीं थी और फिर अदालत ने कहीं पर जिक्र भी नहीं किया उस ख़त का। और अब डिटेल्ड फैसला आएगा तो देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सबूत को देखने के बाद ये सब कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि ये वही वतीरा है इनका जो इन्होंने लंदन की अदालतों के हवाले से भी कहा। 20 साल इन्वेस्टिगेशन होती रही, भाई के मेरे अकाउंट मुंजमद कर दिए गए, फ्रीजिंग ऑर्डर्स आते हैं सलमान शहबाज के और फिर उसे जोड़ दिया जाता है कहीं और। तो राय साहब, मेरा ख्याल है कि ये टैक्टिक्स हैं, ये इस कौम को बेवकूफ़ बनाने की यही तरीक़ेकार है। देखें, अदालत तो सबको पता है कि ख़त के मामले पर आई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसमें भी कहा कि अदालत को ख़त का मामला देखना चाहिए था। हमने सबसे पहले कहा कि हम चीफ़ जस्टिस के सामने ये ख़त रखने के लिए तैयार हैं। तो चीफ़ जस्टिस को कोई हुकूमत ने इन्फ्लुएंस तो नहीं करना था, आपके अदालती निज़ाम का सबसे बड़ा ओहदा है। फिर उनके पास ये अख्तियार था चीफ़ जस्टिस के पास कि एक सिर्फ नोटिस जाना था और DGISI ने आ जाना था ब्रीफ करने के लिए, एक नोटिस जाना था, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ब्रीफ करने के लिए आ जाना था। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुला लेते, फिर जो साइफर यूनिट होता है आपका दफ्तर खारजा का, जो डीकोड करता है आपके केबल्स को, उनको बुला लेते, उनसे पूछ लेते, क्योंकि हुकूमत के पास इस वजह से छुपाने के लिए कुछ नहीं था कि हुकूमत को 100% पता था कि ये एक बैरूनी साजिश है और हुकूमत तमाम इदारों को, यानी आपके इस्टेब्लिशमेंट को, आपकी अदालत को, उसके बाद आपकी अपोजिशन को, पूरी पार्लियामेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फैसला किया है कि जो अरकान कौमी असम्बली है इसके मंदरजात जो हैं वो अरकान कौमी असम्बली के सामने भी रखे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इससे एक कॉमन सेंस है कि हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है कि ये है बैरूनी साजिश। और आप खुद देख लें कि ये ख़त है, इस ख़त में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि चीफ़ जस्टिस ने 5 मिनट के लिए भी इन कैमरा, जो अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें, बाबर अवान कह रहे थे कि इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें, ये ख़त देख लें, लेकिन उन्होंने वो ख़त नहीं देखा। तो ये बहुत से सवालात खड़े करता है कि क्या हुआ, क्या ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रुखसती का जो फ़ैसला था ये क्या सिर्फ़ अमेरिका से आया था और सिर्फ बैरूनी साजिश में ये जो हमारे अरकाने कौमी असम्बली कुछ मुनरिफ हुए सिर्फ यही शामिल थे, या कुछ और भी करैक्टर्स हैं जो खामोश रहे या जानते बूझते हुए उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि इस साजिश को रोका जा सके। क्योंकि जितनी आप ये कह लें कि बहस हो रही थी इस ख़त के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो रूलिंग ही इस ख़त की बुनियाद पर थी। तो डिप्टी स्पीकर ने तो वो ख़त देखा, ख़त देखने के बाद रूलिंग दे दी।
तो जब चीफ जस्टिस ने यह तयन करना था कि डिप्टी स्पीकर की ये रूलिंग ठीक है या नहीं ठीक, यही तयन करना था, तो वो तयन तभी हो सकता था कि जिस खत की बुनियाद पर ये डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, वो खत चीफ जस्टिस और 5 जज साहिबान जो कुल मिलाकर लार्जर बेंच के थे, ये उस खत को खुद भी देख लेते, फिर उसके ऊपर माहिराना राय भी लेते। जाहिर है कि खुद तो वो कोई किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते थे, फ़ौरन माहिराना राय ले लेते, मिलिट्री के नुमाइंदों को बुला लेते। इसी तरह आप दफ्तर खारजा के जो ऑफिसर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लेते, उनसे पूछ लेते, जो कोई पुराने सफारतकार हैं आपके उनको बुला लेते, पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनको बुला लेते। तो कम से कम ये ख़त वाली जो तशनगी है, जो आवाम के दिलों में तीर बन के चुभ रही है कि किस तरीके से एक बैरूनी साजिश के ज़रिए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को गिराया गया, ये इस वजह से नहीं चुभ रही कि इमरान खान यहाँ बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, ये इस वजह से भी चुभ रही है कि हमारा नुमाइंदा था, और अवाम का नुमाइंदा कोई भी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ होते, वोटों से मुंतखब होके आ जाते, नवाज शरीफ होते, लेकिन बात इसलिए चुभती है कि हमारे वोटों की फिर क्या हैसियत है। हम जो बाहर निकलते हैं, जो हम बैलेट बॉक्स में जाके वोट डालते हैं, जो वैन्स में धक्के खाते हैं, जो हम कतारों में खड़े रहते हैं 1.5 किलोमीटर तक तवील कतारें हैं, जो गर्मी सर्दी के अंदर हम जाके वोट डालते हैं, जो नारे लगाते हैं, जो कैंपेन्स करते हैं, जो 3 महीने इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जारी रहती है, जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, वो तो सब कुछ फजूल है। अगर फैसला बैरूनी कुव्वतों ने करना है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और किसकी हुकूमत आएगी, तो फिर ये एक्सरसाइज फजूल है। ख़त्म कर दें इलेक्शन कमीशन को, ख़त्म कर दें इदारों को, बाकी भी जो रिलेटेड इदारे हैं जो इलेक्शन के इंतजामात करते हैं, और एक चिट्ठी ले आया करें, कभी अमेरिका से कभी इंग्लैंड से, और एक चिट्ठी के ज़रिए ऐलान हो जाया करे कि अब हमारा हुक्मरान कौन होगा। और फिर इसमें बहुत ही तकलीफ़ दे बात यह है कि अगर तो कोई इस किस्म का काम हो रहा होता कि इस हुकूमत से बेहतर हुकूमत कोई प्लांट की जा रही होती, तो फिर हम कहते कि इदारे इसलिए खामोश हैं कि चलें ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती। राय साहब, सीरियस क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि आप इसे जस्टिस भी करेंगे, और मैं समझ सकता हूं कि आप पाकिस्तान में भी हैं, और मैं ये भी समझ सकता हूं हमारे सुनने वाले जो पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये खुली डुली बातें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं और कभी कहीं पे भी हमारी ज़ुबान में डंडी नहीं मारी। राय साहब, इदारे ये जो खेल है कब तक सेटल डाउन हो जाएगा? क्योंकि आपको लगता है कि इसका ताल्लुक अहम तकर्रियों, तबादलों या एक्सटेंशन से है साल के आखिर तक? चूँकि इलेक्शन कमीशन को भी एकदम होश आ गया, आपने नोट किया हो पिछले 24 घंटों में वो इतना वाइब्रेंट हो गया, हल्का बंदियों में बात कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम अक्टूबर तक सब कुछ करवा देंगे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मूवमेंट ऐसी है, तो अक्टूबर तक ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे और अक्टूबर तक ये सारा खेल चलेगा। देखें, जिस तरीके से हवाएं चली हैं और जिस तरीके से इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा खदशा और भी है, और वो खदशा ये है कि दोबारा से जो इलेक्शन होना है, चाहे वो 1.5 साल के बाद हो, चाहे 6 महीने के बाद हो, आप कह रहे हैं कि प्रॉबेबली अक्टूबर में भी हो सकता है, कुछ हल्के और भी कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर इस हुकूमत को एक प्लॉट के तहत, जो नज़र आ रहा है कि एक प्लॉट के तहत रुखसत किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता अगले इलेक्शन में भी रोका जाएगा। जिस तरह जी, क्योंकि जाहिर है कि जिस हुकूमत को रुखसत किया जाता है किसी डिज़ाइन के तहत, किसी प्लॉट के तहत, किसी मनसूबाबंदी के तहत, वो इसलिए तो नहीं किया जाता कि उनको दोबारा हुकूमत में आने दिया जाए। तो ये बहुत कंसर्निंग मैटर है कि इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उन कोशिशों की वजह से लग गया है जो इस हुकूमत को ज़बरदस्ती रुखसत करने के लिए की गई हैं। इससे तो ये फिर खदशात बढ़ जाते हैं, और फिर ख़ास तौर पर जिस तरीके से ये फैसले आए हैं कि नहीं, अगला इलेक्शन फ़ौरन नहीं हो सकता, अपोजिशन को इक़्तिदार में आने का मौका दिया जाए ताकि वो तमाम इंतखाबी इस्लाहत, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का, बाकी जो इंतखाबी इस्लाहत थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से रिलेटेड भी, वो तमाम रिवर्स कर दे और ऐसी इस्लाहत करे जो कि अपोजिशन को सूट करती हों। और अब इलेक्शन कमीशन का तो एक ओपन सीक्रेट है कि सबको पता है कि उसकी हमदर्दियाँ जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, और हमेशा हर जगह पे उसने PTI के को टफ़ टाइम देने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन में भी
जो नज़र आ रहा है कि वो पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए उसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन हाशमी साहब, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो किसी न किसी जगह पे आके आप अपना टेम्पर लूज़ करना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ये समझेंगे कि इनफ इज़ इनफ। तो फिर उसके बाद अगर कोई एहतजाज की सूरत हाल पैदा होती है जो कंट्रोल से बाहर हुई, तो फिर उन तमाम क़ुव्वतों को, उन तमाम अनासिर को बड़ा पछताना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया और पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की तफरीक, एक दूसरे के लिए नफ़रत और इंतशार फैल रहा है। तो ये एक बहुत मुश्किल पेचीदा सूरत हाल होगी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल सरेंडर कर देंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत चली गई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल घर बैठ जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मिजाज को जानने वाले जानते हैं कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। उनकी हुकूमत को रुखसत कर भी दिया गया तो वो बाउंस बैक करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। वो पहले इसकी अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप इस निज़ाम में से इमरान खान को माइनस कर दें या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और पीटीआई के वोटर्स हैं, यानी एक तो उनके वोटर्स हैं, उसके अलावा सपोर्टर्स भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो वोट डालने के लिए जाते तो नहीं हैं पोलिंग स्टेशन में, लेकिन सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। तो आप उनको इस निज़ाम से माइनस नहीं कर सकते। और अगर इस किस्म की कोशिशें जारी रहीं तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क की वहदत के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के अंदर जो एक आप कह लें कि वाहदानियत होती है, एक वहदत होती है इकट्ठे, उसके लिए ये बात बहुत ही आप कह लें कि ये मनफी है कि अगर पीटीआई को बिल्कुल साइड लाइन करने की और कॉर्नर करने की कोशिश की गई तो। बहुत शुक्रिया साहब। आपको याद भी होगा कि शहबाज शरीफ ये कह भी चुके हैं कि हम एक कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो बसाई तो ये कौमी हुकूमत बन गई जिसमें उन्होंने खुद भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, बाकी सब शामिल होंगे। तो आज तमाम लोग शामिल हो गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल नहीं है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, इसका वाहिद हल जो है वो पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन है। क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि एक नफ़रत का बीज बो दिया गया है जिसको अगर ना कंट्रोल किया गया तो ये एक ऐसा तनावर दरख्त बन जाएगा जो आने वाली नस्लें जो हैं इसके लिए अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। वीर जी, आज के शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।